आम आदमी की जेब पर डाका। आम आदमी एक एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैं कार से चलता हूं और अपने को आम आदमी बोलता हूं। जब मैं गांव जाता हूं तो मुझे लगता है कि भाई मैं तो प्रिविलेज्ड हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चलिए, बातचीत के लिए हम सब लोग अपने को फॉर द पर्पस ऑफ वो अपने को आम आदमी बोलेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं, मिस्टर अखिलेश भार्गव साहब हैं और आलोक जोशी साहब हैं। ये सब लोग मुझसे कई गुना ज्यादा, वो तो प्रोफेसर साहब तो टीचर ही हैं, और एक 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 सामंजस्य इन तीनों लोगों का जब मैं इसका वो बना रहा था कि इसको कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो एक एक अजीब सी चीज मुझे आई। तीनों लोग कहीं ना कहीं सूरज, प्रकाश, ईश्वर, इससे तीनों के नाम हुए हैं। अरुण, अखिलेश और आलोक, ये संभव मैं जब करने लगा सुबह ऐसे ही मैं कुछ इसको कि क्या इसको करेंगे क्या पूछेंगे, तो मुझे एक नई सी लगा कि नहीं नहीं ये तीनों लोग हैं। आई होप मेरे जो दर्शक हैं दे विल बी एनलाइटन फ्रॉम योर डिस्कशन। एंड वी आल्सो हैव अ सुधांशु। सुधांशु इज माय कलीग। हम और सुधांशु एक साथ पढ़े हैं। सुधांशु का मैं एक परिचय करा दूं। जो T18 है वंदे भारत, ही इज द मैन हु कंसीव्ड, बिल्ट एंड डिलीवर्ड फॉर द इंडियन रेलवेज। वो वंदे भारत के कर्ता धर्ता सुधांशु मेरे साथ हैं। आई एम कमिंग टू प्रोफेसर साहब, आपसे ही शुरू करेंगे, क्योंकि जब मैंने कई लोगों से कहा कि आपका, तो उन्होंने कहा जब वो आ रहे हैं तो हम लोगों की क्या जरूरत है। आलोक जी ने कहा कि जब अरुण कुमार साहब आ रहे हैं तो हम लोग क्या उसमें बताएंगे। तो आप शिक्षक हैं, आप, हम सब लोग जब आते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। एक चीज बताइए प्रोफेसर साहब, अब सरकार कह रही है कि रिकवरी बहुत जबरदस्त है, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो इकोनॉमी, बहुत जबरदस्त रिकवरी है, और सरकार तो ये भी आंकड़ा दे रही है कि इतना ज्यादा पावर यूज करने लगी है इंडस्ट्री और इकोनॉमी कि उसका हमारे पास पावर ही हम ओवर यूज कर रहे हैं, और वो 2019 से कंपैरिजन और इससे, और इसीलिए सब पावर की समस्याएं हो रही है। तो वेयर इज द रिकवरी, जरा आपसे समझना चाहेंगे कितनी जबरदस्त रिकवरी है प्रोफेसर साहब। देखिए, जब अनलॉक होता है तो अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे तो आने लगती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो जो मतलब 2020 है उसके कंपैरिजन में तो बढ़त हुई ही है, और 2019 के लेवल से बढ़त हुई है नहीं, ये अभी सोचने की बात है। क्योंकि जब ये Q1 का डेटा आया तो पता लगा कि अभी भी 2019 के लेवल से 9% कम है, और अगर ये मान लें कि 2 साल में 7% की और बढ़त हो जाती तो फिर जो मतलब पोटेंशियल आउटपुट है उससे 16% कम है। दूसरी बात ये कि जो Q1 का जो डेटा आया तो उसमें अभी भी कंज्यूमर सेंटिमेंट काफी गिरा हुआ था और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम थी। लेकिन अब हम Q2 में आ गए हैं, Q2 में आ गए हैं। तो Q2 में इस समय क्योंकि नंबर ऑफ केसेस काफी कम हो गए हैं और बाजारों में जो हलचल दिख रही है, भीड़ दिख रही है, उससे लगता है कि रिकवरी काफी हुई है। लेकिन मेरा मानना है जो अभी जीडीपी का डेटा आता है वो सिर्फ संग्रहित क्षेत्र का डेटा आता है, उसमें असंग्रहित क्षेत्र तो होता ही नहीं है, और जो असली जो हिट हुआ है वो असंग्रहित क्षेत्र को हुआ है। तो असंगठित क्षेत्र में क्या हो रहा है इसके बारे में अभी अनुमान लगा पाना काफी कठिन है। लेकिन ये तो बात सही है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि उनके पास कैपिटल नहीं है, वो दोबारा स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो डिमांड है वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हुई है। जैसे कि मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि जो हमारा जो ट्रेड सेक्टर है, तो ट्रेड सेक्टर में जो पहले असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी दुकानें वगैरह होती थी, वहां से डिमांड अब शिफ्ट होके वो चली गई है ई कॉमर्स की तरफ, और ये बाकी जो बड़े बड़े जो महकमे होते हैं, तो वहां पे ये लग रहा है कि वहां पे जो नॉर्मल जो रिकवरी होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। उसी तरह जो कॉन्टैक्ट सर्विसेज हैं, तो अब सुनने में आ रहा है कि अब सिनेमा घर खुल रहे हैं और बाकी है, तो मतलब कि अभी तक नहीं खुले थे, अभी तक वहां पे भी जहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्विसेज थे वहां पे भी कम रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हाँ जरूर, जब मतलब जो सेकेंड वेव के पीक में जो मई जून में जो एक परेशानी थी वो तो इस समय उतनी परेशानी नहीं है, और जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसका डेटा हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि इस समय रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है और वो 2019 के लेवल पे पहुंची है या नहीं पहुंची है। पर जैसे आपने पावर का जिक्र किया, तो पावर में तो शॉर्टेज हो गई है इस समय, और उसकी कई वजह हैं कि पावर की शॉर्टेज इसलिए भी है क्योंकि जो इम्पोर्टेड कोल था उसके दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो जो पावर प्लांट जो इम्पोर्टेड कोल पे निर्भर करते थे उन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट पुराना है, तो उस जो कॉन्ट्रैक्ट पे वो नहीं सप्लाई कर पा रहे। अब खबर आई कि पंजाब ने और
गुजरात ने कहा है कि वो जो है बढ़े हुए रेट पे भी बिजली लेने को तैयार हैं। तो जैसे टाटा पावर ने अभी कहा है गुजरात में कि हम प्रोडक्शन दोबारा जारी करेंगे इंपोर्टेड कोल के आधार पे। तो ये बात है कि पावर की डिमांड एक वजह और भी हो सकती है क्यों बढ़ी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सब्स्टिट्यूशन है कि डीजल जो इस्तेमाल करते थे वो अब जो है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिससे कि वहाँ पे पावर की डिमांड बढ़ गई होगी। तो ये कई वजह हैं जिसकी वजह से पावर की डिमांड इस समय बढ़ी हुई है, और उसके स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं। और उसी की वजह से कोल शॉर्टेज की भी बात चल रही है कि कोल उपलब्ध नहीं है। कोल इंडस्ट्री ने तो यहाँ तक कहा है कि जो नॉन पावर जनरेटिंग है इंडस्ट्री, वहाँ पे हम कोल अभी कुछ समय के लिए नहीं सप्लाई करेंगे। तो कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पावर की जो डिमांड बढ़ी हुई है वो और कारणों से है। वो इसलिए नहीं है कि हमारा 2019 की लेवल पे अर्थव्यवस्था वापस आ गई है। जी, मैं अब अखिलेश जी के पास आ रहा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। शायद अरुण जी आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ है आनंद जी। अच्छा, नहीं, अखिलेश जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं आलोक जी आपसे पहले पूछ ले रहा हूं। सरकार बिल्कुल कॉन्फिडेंट है इस समय अपनी सो कॉल्ड कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। अब एक तरफ निर्मला जी यूएस क्यों गई थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पे उन्होंने जो अजीब सी बात कही, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं आलोक जी, आप इस शो को करते रहते हैं, आप भी बहुत ध्यान से ये सारी न्यूज पढ़ते रहते हैं। उन्होंने यूएस में जाके बताया कि इंडिया में दो तरह की गवर्नेंस होती हैं। एक उन्होंने कहा है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट की गवर्नेंस बहुत अच्छी है, और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट की जो गवर्नेंस है वो समस्याओं की जड़ है, उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। ये सब उन्होंने यूएस में जाके उस हार्वर्ड जो भी उनका कैनेडी स्कूल में बोल रहे थे, वहां पे वो ये सब उन्होंने अपने उद्गार किए। अब ये बताइए कि अगर हमारी जेब पे डाका नहीं पड़ रहा है, सरकार कह रही है कि कल्याणकारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, गांव में मैं जाता हूं तो लोगों की परेशानी है, ठीक है, वो अनाज जो मिलता है, मैं उसके बारे में एक आपको और चीज बता दूं बिल्कुल गांव से, कि जैसे 5 आदमियों का है, 2 तरह के राशन कार्ड हैं, 5 आदमियों को मिलता है 35 किलो, तो वो 4 ही यूनिट का देता है। 1 यूनिट का जो वहां का कोटेदार बोलते हैं, जो राशन की दुकान मैनेज करता है, वो 1 यूनिट का नहीं देता है। 20% वो अपना हक समझता है कि सरकार से आ रहा है तो मैं ये रख लूंगा। और ये अक्रॉस है, ये कोई एक जगह नहीं है, सब जगह ये है। तो जोशी साहब, ये मैं समझना चाहूंगा कि आम आदमी की जेब पर डाका पड़ा है कि नहीं पड़ा है? नहीं, देखिए, आम आदमी की जेब पे डाका पड़ा है या नहीं पड़ा, ये तो अपने आसपास हर चीज का दाम देख के समझ में आ जाता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा स्टार्क दाम है वो पेट्रोल डीजल का है। अभी पिछले 15 दिन में 16 दिन में 13 बार बढ़ चुका है। 3 दिन ऐसे निकले हैं इस महीने में जिसमें दाम नहीं बढ़ा है, बाकी रोज बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक तो हम लोग कहते थे साहब पेट्रोल सेंचुरी लगाएगा क्या। अब ऐसा लगता है कि सेंचुरी तो कोई बात ही नहीं रह गई है, उसका जिक्र भी मत करिए। अब सेंचुरी सब तरफ हो चुकी है। तो और उसके साथ जो तर्क आ रहे हैं, अब वो ये आ रहे हैं कि साहब नहीं, वो तो आपको देश को तरक्की करना है तो आपको प्रतिदान देना होगा। आपने कहा कि अभी कुछ देर पहले जब आप प्रोफेसर अरुण कुमार से पूछ रहे थे कि सरकार कह रही है इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेज हो रही है। दूसरी, निर्मला जी ने कहा साहब 2 तरह की गवर्नेंस है। इसी सरकार के दौर में, किसी और की बात नहीं, इसी सरकार के दौर में जब कोई आदमी किसी विदेशी अखबार में लेख लिख देता है, किसी विदेशी अखबार को इंटरव्यू दे देता है, तो तुरंत उसके ऊपर लोग तलवारें लेके निकल पड़ते हैं कि ये देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये हमारे देश की सरकार को विदेश में बदनाम कर रहा है। और आप केंद्र सरकार में बैठकर विदेश में जाकर ये बात क्यों कह रहे हैं? वहां ऐसा कौन है जिसको आपको ये समझाना है कि हमारे देश के राज्य सरकारों को आप ठीक कर दीजिए? तो ये तो इनका सवाल रहा। दूसरा, इकोनॉमिक रिकवरी अगर बहुत तेज हो रही है, जिसके समर्थन में तर्क दिया जा रहा है कि बिजली की कमी पड़ गई, तो बिजली की कमी पड़ गई ये दिखाता है कि आप इस रिकवरी के लिए खुद तैयार नहीं थे। जितनी रिकवरी हुई है, कितनी हुई है, ये एक अलग विवाद का विषय है जिसपे आप अभी प्रोफेसर अरुण कुमार से और बात करेंगे तो समझाएंगे। लेकिन जितनी भी हुई है उसके लिए आप तैयार नहीं थे।
आप उतनी बिजली नहीं बना पा रहे थे, आप उतना कोयला सप्लाई नहीं करवा पा रहे थे। और कोयला, जो पूर्व कोयला सचिव थे अनिल स्वरूप जी, वो उन्होंने अभी कहा कि साहब 1,10,000 करोड़ रुपया कोल इंडिया का बाकी है बिजली कंपनियों पर। ये पैसा नहीं देंगे तो कोल इंडिया कहां से कोयला खोदेगा, कहां से लाएगा और कैसे पहुंचाएगा। समस्या बिजली के स्तर पर है, बिजली के मैनेजमेंट के स्तर पर है। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक ट्वीट किया 3 दिन पहले, आपने भी शायद ध्यान दिया हो। उन्होंने लिखा कि साहब हम 16 रुपए यूनिट की दर से हम एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीद रहे हैं और जनता से आग्रह है कि आप बहुत सोच समझ के बिजली का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें बहुत महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। अखिल भारतीय इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर बिजली बोर्ड 16 रुपए की बिजली खरीद रहा है और उसको 5 रुपए में बेच रहा है, 7 रुपए में बेच रहा है, जो भी रेट पे बेच रहा है, तो वो जो घाटा हो रहा है वो कहां जा रहा है? वो घाटा फिर घूम के, जैसे एक उदय स्कीम आई थी, इस तरह का कोई नया स्कीम आएगा जिसमें भारत का आम टैक्स पेयर, और टैक्स पेयर से मेरी मुराद इनकम टैक्स पेयर से नहीं है, इस देश का हर आदमी किसी न किसी तरह से टैक्स पेयर है, उसका पैसा सरकार की जेब में होता है, जो फिर सरकार इस घाटे को पाटने में इस्तेमाल करती है। लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? आज 16 रुपए यूनिट बिजली उस एक्सचेंज पे बेच कौन रहा है, ये पता करिए। तो जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां जिनके पास एक्सेस पावर कैपेसिटी है, जो इस वक्त बेचने की हालत में है, वो 16 रुपए में बेच रही हैं। राज्य की सरकार 16 रुपए में खरीद रही है। आज हो सकता है वो हमको आपको 5 रुपए में दे रही हो, लेकिन जल्दी ही बिजली बोर्डों की तरफ से जहां जहां चुनाव नहीं है वहां तो आने लगेगा, जहां चुनाव में कुछ समय बाद आएगा कि अब हम बिजली का रेट बढ़ाने पर मजबूर हैं। इस रास्ते नहीं बढ़ाएंगे तो उस रास्ते बढ़ेगा, यानी किसी और चीज की महंगाई होगी जो आपकी जेब से निकलेगी। तो आम आदमी की जेब पर तो डाका पड़ रहा है, और इसमें बहुत सारी चीजें अभी हमको आपको महसूस नहीं हो रही हैं। जैसे हवाई जहाज के किराए को ले लीजिए, या होटल में आप अगर जाके रहते हो तो उसका हिसाब ले लीजिए। हवाई जहाज में सफर करने का टिकट देखते हैं तो अब टिकट देखा जाता है। ये देखना हम भूल जाते हैं कि टिकट के साथ अब सीट का पैसा अलग लिया जाता है, आप खाना चाहेंगे तो खाने का पैसा अलग लिया जाता है, और अब कुछ जगह तो ये भी हो गया है कि अगर आप केबिन में बैगेज ले जाना चाहें तो उसका भी पैसा लगे। तो अलग अलग तरह से पैसे लेने के नए तरीके निकल रहे हैं। ये भी तो एक तरह की महंगाई है। और ये ऐसे ऐसे नुस्खे कब आजमाए जाते हैं? जब महंगाई बढ़ रही होती है और ये जो व्यापारी है वो ग्राहक को महसूस नहीं कराना चाहता है। आपने अगर बिस्किट के पैकेट देखे, बहुत मशहूर बिस्किट है पार्ले जी। पार्ले जी का पैकेट आपने कुछ वर्षों से अगर आप खरीदते हो नियमित रूप से, तो आपने पाया होगा कि वो बिस्किट छोटा हो गया, उसका आकार छोटा हो गया। पहले तो पैकेट में 2 बिस्किट कम कर देते थे, फॉर्मूला ये था। लोग गिन लेते थे, उन्होंने शिकायत करनी शुरू की, तो उन्होंने हल्के से बिस्किट का साइज छोटा कर दिया। और अब आप उसको, पिछला पैकेट आपके पास है नहीं तो आप मैच कैसे करेंगे? आज की तारीख में मैच करने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अब उन्होंने पार्ले जी गोल्ड नाम का एक नया पैकेट निकाला है, बिस्किट निकाला है। आप पार्ले जी नॉर्मल और पार्ले जी गोल्ड दोनों के पैकेट खोलिए और उनका साइज मिला लीजिए, तो वो जो पुरानी डाई रखी हुई थी ओरिजिनल बिस्किट की, अब उस डाई में गोल्ड बनता है, और जो नई डाई बनी है छोटे साइज की, उसमें नया बिस्किट बनता है। तो महंगाई और ये जो सरकार की नीतियां, इनका असर कैसे कैसे कहां कहां हमारी जेब पे असर डाल रहा है, ये हम अपने आसपास जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है। खाने के तेल का भाव कहां पहुंच गया है, इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो सरकार कहे बहुत रिकवरी हो रही है, बड़ी अच्छी बात है भाई, रिकवरी हो रही है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ जाए, लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ जाएं, लोगों को नए रोजगार भी मिल जाएं। समस्या ये है, आप कंपनियों के डेटा देख लीजिए, पिछले कुछ क्वार्टर से मैं लगातार देख रहा हूं, कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए शेयर बाजार जबरदस्त कुलांचे भर रहा है। मुनाफे बढ़ रहे हैं, बिक्री कम हो रही है, मुनाफा बढ़ रहा है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा कि उन्होंने अपने खर्चे कम कर दिए हैं, और खर्चे कम करना आज की तारीख में एक ही रास्ते से संभव होता है, सबसे ज्यादा। और भी कोशिश करते हैं वो, सप्लायर से कहते हैं सस्ता दो ये वो, लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग होती है इंसानों को निकालकर। लोगों को या तो नौकरी से निकाला जाता है या उनकी तनख्वाहें कम की जाती हैं, और ये रास्ता कंपनियों को समझ में आ गया है। और जब ये एक बार हो जाता है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, एक बार किसी कंपनी में ये हो जाए तो फिर उस कंपनी को लगने लगता है कि भाई ये मुनाफा बढ़ाने का सबसे अच्छा रास्ता है। फिर वो इस रास्ते पे हर 3-4 साल के बाद चलती है। हर 4 साल 5 साल में आप सुनेंगे कि उस कंपनी में फिर से छंटनी हो गई, अब फिर छंटनी हो गई,
अब फिर वहां कटौती हो गई, और जिसकी तनख्वाह काट के आधी कर दी जाए, जब उसमें से अचानक फिर चिट्ठी आती है कि अब आपकी तनख्वाह फिर 20% बढ़ा दी गई। पहले 100 का 50 हुआ और उसका 20% बढ़ा तो 10 रुपए बढ़ गए, तो अगले को जो 100 की जगह 60 मिल रहा है उसी में वो बहुत खुश भी है और आभारी भी है कि भाई मेरी तो तनख्वाह बढ़ भी गई। इस तरह से आम आदमी पर सीधे सीधे चोट होती है। जी, मैं अखिलेश भार्गव साहब को भी ले आऊं। अखिलेश भार्गव साहब का मैं एक दो पर्चे और करा दूं, मैं इनकी पर्सनालिटी के 3 आंख उससे कर दूं। व्यक्ति के रूप में स्पिरिचुअली बहुत ही अवेकन, काम सीए का करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आर्थिक बातें हम आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो इनका जिम्मेदारी के रूप में। अखिलेश जी ये बताइए, ये सरकारी इंडिकेटर्स खास करके सेंसेक्स, जैसे अभी आलोक जी ने भी बात की, बहुत अच्छा है, लेकिन महंगाई कमर तोड़ है। ये नहीं समझ में आ रहा है। आलोक जी ने अपने हिसाब से बताया भाई कैसे कंपनी का जबरदस्त मुनाफा हो रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है भाई? सब लोग कह रहे हैं सेंसेक्स बहुत अच्छा यहाँ जाएगा, 61,000 हो गया, ये हो गया, एवरीवन जो जिस समाज में हम घूमते हैं सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन महंगाई कमर तोड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश आनंद जी, आपने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, उसके पहले ये कहा था कि हम तीनों के नाम सूर्य वगैरह से इन्वॉल्व हैं। हम तीनों को आपसे बात करने में आनंद आ रहा है, वो भी तो बात है। आनंद जी देखिए, ये जो विषय आपने लिया है सेंसेक्स के बढ़ने का, सेंसेक्स और रियल इकोनॉमी में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर सेंसेक्स में रोज उछाल आ रहा है तो इसलिए आ रहा है कि वो बिलियनर्स क्लब के जो बहुत ही सीमित यानी उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं, बस उन्हीं के बीच में रोज होली हो रही है। आम आदमी को उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और मेरी कंसल्टिंग प्रैक्टिस में आपको अगर बताऊं तो जो बड़े उद्योगपति हैं उनको शायद बेनिफिट हो रहा होगा, लेकिन जैसे हम आम आदमी और कॉमन मैन कहते हैं उसको सेंसेक्स से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। शायद इतना लगता है उसको कि मार्केट ऊपर तेजी में है तो उसको शायद रात को लगता है कि आई एम वेल्दियर देन व्हाट आई वाज यस्टरडे। बस एक पॉलिटिकल फायदा हो जाता है मोदी गवर्नमेंट को, बिकॉज मार्केट जब तेजी में होते हैं तो हमेशा कॉमन मैन को लगता है अरे देश की प्रगति हो रही है, बट दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमें किसी को भी सेंसेक्स को देख के अपने आप को मिसलीड नहीं करना है कि इकोनॉमी के हालचाल बहुत बढ़िया है तो बस थिंग्स आर वेरी नाइस। अगर बढ़िया है तो वो बड़े उद्योगपतियों के लिए है, छोटों के लिए नहीं है। आप डीमोनेटाइजेशन से लेके अब तक अगर देखेंगे, और ये जो एमएसएमई यूनिट्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसके क्लोजर के अगर आंकड़े देखेंगे या उनके डाउन साइजिंग के फिगर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो सैलरी क्लास है जो तकलीफ में आज। इट हैज बीन अ जॉबलेस रिकवरी, इट हैज नॉट बीन अ रिकवरी जहां जॉब्स आ रही हैं, जॉब्स नहीं आई हैं। और दूसरी तरफ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो छोटा यानी लेवल का कारोबारी है, अगर उसका बिजनेस ही बंद हो रहा है या उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही कम हो गए हैं या उसका जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत कम हो गया है, तो मैं समझता हूं कि आप तो सोर्स पे डाका डाल रहे हो, जो हमारी इकोनॉमी की जड़ें हैं उसी को काट रहे हो। और ये प्रेजेंट सिचुएशन है जो मैं समझता हूं महंगाई से भी ज्यादा एक वरीसम पोजीशन है कि द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी टुडे हैज गॉट टू सिचुएशंस। एक तो जो बड़ा उद्योगपति है उसकी तो बहुत बढ़िया हाल चल रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है, पॉलिसी डायरेक्शन है, वो क्रोनीज की तरफ है, वो इन बड़े लोगों की तरफ है जो सरकार को झेल सकते हैं। और जो दूसरी मेन डायरेक्शन है जिसमें हमारे मोर देन 40% ऑफ जो पॉपुलेशन लगी हुई है वो सारे छोटे अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं, उनके हाल बहुत बुरे हैं। अच्छा, जब ये हो रहा है उसके साथ साथ उन्हें कोई स्टेट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो बैंक्स हैं उनको लोन देने के लिए तैयार नहीं है, जो मोरेटोरियम वगैरह दिया था वो एक सीमित पीरियड के लिए था, वो खत्म हो गया है। उसके बाद तो उनके घर पे रिकवरी एजेंट्स आ ही गए हैं। सो इट इज नॉट अ सिचुएशन जहां हम सोचें कि कोई रिकवरी हो रही है। अगर रिकवरी हो रही है तो आनंद जी देखिए, हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है जो भी हम मानते हैं, आप उनको बियॉन्ड अ पॉइंट तो घर पे नहीं बिठा पाओगे। उनकी आपको बेसिक नेसेसिटीज का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। तो जब भी लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद जो हम कहते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जो हमारा रोटी कपड़ा और मकान वाली स्पेंडिंग है, वो तो होनी है। उससे थोड़ी इकोनॉमी में समृद्धि आती है, डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे समृद्धि आती है। और सीएमआई की जो रीसेंट रिपोर्ट थी उपभोक्ताओं पे, जो कंज्यूमर है, उसके 2-3 इश्यूज थे जो बहुत क्लियर थे कि कंज्यूमर में जो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नहीं आया है।
और इसके कारण जो कंज्यूमर ड्यूरेबल की स्पेंडिंग है वो करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी जो स्पेंडिंग हो रही है वो एक फेस्टिवल डिमांड या पेंटअप डिमांड की हो रही है, और वो स्पेंडिंग इसलिए जल्दी कम होती जाएगी क्योंकि जैसे आपने आज का विषय लिया है, सबकी जेबों पे डाका पड़ा है, पैसे कहाँ है स्पेंडिंग के लिए। तो ये जो पोजीशन है, एक तो इन्फ्लेशन महंगाई की इश्यू है, दूसरा जो छोटे कारोबारों पे असर पड़ा है, आई थिंक दैट इज अ फार मोर वरीसम पॉइंट, आनंद जी। जी, मैं प्रोफेसर साहब, ये जो जहाँ पे अखिलेश जी ने जो बात खत्म की वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये जो इंडिया की मेजॉरिटी है, हम सब लोग बाजार हैं, हम उपभोक्ता हैं, हम लोग खरीदने वाले हैं, हमारा एक छोटी माइनॉरिटी कुछ बनाती है और हमें उपलब्ध कराती है, हम पे डंप करती है। लेकिन अभी जो बहुत छोटी, वो जो एक बड़ी बाजार है देश की, उसमें खरीदने की शक्ति ही नहीं है। तो उससे बाजार कितना प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो क्या बिक रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बड़ी मेजॉरिटी इस समय खरीदने की स्थिति में नहीं है। शादी ब्याह हो रहा है, मैं जानता हूं अगल बगल, वो शादी ब्याह बहुत सादे ढंग से कर दिए जा रहे हैं, जो जिस समय बड़ी स्पेंडिंग होती थी। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो असंगठित क्षेत्र है वहीं पे सबसे ज्यादा असर पड़ा लॉकडाउन का, और वहां के आंकड़े तो आते ही नहीं है, 5 साल में एक बार आता है। और वो अभी भी 2020 में सर्वे हुआ नहीं। तो वहां पे कितनी बुरी हालत है उसके बारे में अभी तो सिर्फ एक तरह से ये कहिए कि हमने जो देख रहे हैं चारों तरफ उसी के आधार पे कह सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के आधार पे नहीं बता सकते कि वहां पे कितने क्लोजर्स हो गए, कितना वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, ये अभी आंकड़ों में नहीं आया है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि जैसे कि दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2018 में, तो उसमें बताया था कि 90% जो दिल्ली के परिवार हैं वो 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं महीने का, और 98% जो परिवार हैं वो 50,000 रुपए से कम खर्च करते हैं प्रति माह। और दिल्ली की पर कैपिटा इनकम तो ऑल इंडिया पर कैपिटा इनकम से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर आप ऑल इंडिया के लेवल पे देखें तो ये दिखेगा कि करीब 90% जो है परिवार वो 20,000 रुपए से कम खर्च करते हैं, और 98% जो है वो 30,000 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो वहां पे सेविंग बहुत कम है, और वहां पे जो जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवार हैं वो तो स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करते नहीं है, क्योंकि उनकी तो सेविंग नहीं है कि वो जाके स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करें। तो यानी कि जो स्टॉक मार्केट है वो तो ज्यादा से 2-3-4% लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है, और उसमें भी जो 0.1% है वो कॉर्पोरेट ओनर्स हैं, और बाकी फिर आप ये मान लीजिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको एफपीआई कहते हैं, बाकी जो म्यूचुअल फंड हैं वो हैं। तो ये बहुत ही नैरो वो एरिया है जहां पे ये तरक्की हो रही है, और बाकी जो है उनको परेशानी तरह तरह की बढ़ गई है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एक दफा कि एमएसएमई सेक्टर को अगर आप लें तो वहां पे 6 लाख तो स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं, और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं, और जो माइक्रो यूनिट्स हैं उसमें 97.5% का एम्प्लॉयमेंट होता है। तो जब वो पिटेगा तो यानी कि 97.5% जो एम्प्लॉयमेंट वहां पे है वो पिट रहा है, तो वहां पे परचेजिंग पावर कम हो गई। तो दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे तो 2018 का है, तो इसका मतलब है कि 2020-21 में ये हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो अगर ऑल इंडिया लेवल पे इसको प्रोजेक्ट करें कि 90% हैं वो 10,000 रुपए से कम खर्च करते थे, अब उनका रोजगार भी चला गया, उनकी आमदनी भी कट गई, तो फिर वहां पे आप समझ सकते हैं क्या हालात होंगे। उनका कंजम्पशन तो बहुत ही निम्न स्तर पे पहुंच गया होगा। तो इसीलिए जो मैंने पहले कहा था कि असंगठित क्षेत्र के बारे में क्योंकि आंकड़े पूरे आ नहीं रहे हैं, तो हम इतना वो क्लियरली बता नहीं सकते जितना कि संगठित क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। लेकिन संगठित क्षेत्र का भी अगर आप देखें तो वहां पे भी सीएमआई के आंकड़े बताते हैं, जब ये उनका सर्वे आया था शुरू में कि 17 मिलियन यानी 1.7 करोड़ लोग थे जो संगठित क्षेत्र के थे जिनकी नौकरी चली गई थी, और उसमें जो करीब 50 लाख थे जो प्रोफेशनल्स थे। तो ये तो पिछले साल की बात है, तब से अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए थे सेकेंड वेव में, और वो भी रिकवर हुए नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है जो कंजम्पशन है वो अभी रिकवर नहीं हुआ है, और इसी ने जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अभी रिकवर नहीं हुआ है जहां पे कि 2019 के लेवल पे था। तो अगर ये कंजम्पशन नहीं रिकवर हुआ है इसका मतलब लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर कम है, तो जिसने कंजम्पशन नहीं रिकवर हुआ। दूसरी वजह यह है कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज थी उनके हेल्थ का खर्चा बहुत हुआ सेकेंड वेव में, क्योंकि सब चीजें ब्लैक मार्केटिंग हुई, वो चाहे दवा की हुई ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन की हुई, चाहे हॉस्पिटल बेड वगैरह की हुई, तो वहां पे बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज की पूरी सेविंग खत्म हो गई। तो जो आलोक जी ने कहा कि जो नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो अभी रिकवर नहीं कर पा रही है पूरी तरह से। तो अभी जो रिकवरी मतलब हो रही है वो जैसे कि जो डिलेड जो परचेजेस हैं,
जो मतलब एक तरह से जो कहा जाए कि जो उन्होंने 10 महीने से नहीं खरीदा वो तुरंत खरीद रहे हैं, तो ये टेम्पररी एक तरह से कहा जाए कि रिप्रीव है। तो यानी कि जो कंज्यूमर की बात जो आप कह रहे हैं वो तो जैसे कि कहा जाए अभी बाकियों ने भी कि एक तरफ इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ आमदनी कम हो गई। तो इन्फ्लेशन तो आपकी जेब में ही सीधे सीधे हाथ डालती है, क्योंकि जो सामान आप पिछले साल 100 रुपए का खरीद रहे थे अब वो आपको जो 110 का है, आमदनी हो गई 100 से आपकी 90, तो यानी कि 20 रुपए कम हो गया आपका परचेज उसमें। तो इसलिए जो महंगाई है एक तरफ और जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो इनकम का कट है उसकी वजह से कंज्यूमर जो स्पेंडिंग कम हो गई है और उसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ेगा नहीं। जो ये सरकार आंकड़े दे रही है वो तो सिर्फ संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं, तो संगठित क्षेत्र में जरूर बढ़त इसलिए हुई है क्योंकि डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली गई है और इसीलिए उनका प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है। तो ये जो प्रॉफिट बढ़ा है संगठित क्षेत्र का वो तो 6000 यूनिट है। हमारे जो लार्ज स्केल जो स्टॉक मार्केट में रिप्रेजेंटेड है वो तो 6000 यूनिट है। तो 6000 एक तरफ है, 6 लाख स्मॉल और मीडियम है और 6 करोड़ माइक्रो है। तो 6000 हमारा जो सारी अर्थव्यवस्था को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट तो उसी 6000 यूनिट की बात है और उसमें भी जैसे कि कुछ औरों ने भी कहा पहले कि 6000 की जगह इस समय तो करीब करीब 1000 यूनिट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं और बाकी तो भेड़ चाल है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो स्मॉल कैप मिड कैप वो भी बढ़ जाता है। और उसके पीछे वजह क्या है कि विदेश से पैसा आ रहा है वो टेक्नोलॉजी कंपनी में जा रहा है और दूसरी वजह यह है कि जो हमारा जो मिडिल क्लास है जो सेविंग करता है उसके पास ऑप्शन कम हो गए हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में स्टैग्नेशन चल रहा था 8 साल से। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो फिक्स डिपॉजिट है उनका इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो जो इन्फ्लेशन से अब फिक्स डिपॉजिट का रेट इतना कम हो गया कि आपका नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, तो फिर आपको लग रहा है कहाँ इन्वेस्ट करें। तो काफी तादाद में जो मिडिल क्लास के लोग थे वो घर पे बैठे बैठे स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करने लगे और इसीलिए जो डीमैट अकाउंट थे उनकी संख्या 2-2.5 करोड़ से बढ़ गई है पिछले अगर आप देखें 4-5 महीनों में। तो ये कुछ वजह है, ये अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से दिखा नहीं रहे हैं और जो गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास है वो परेशानी में है। मैं आलोक जी एक चीज आपसे जल्दी समझूं, मैं अभी दिल्ली गया था 4-5 दिन पहले, तो वहां पे मास्क ना पहनने पे वो जो जुर्माना कर रहे हैं उसको आउटसोर्स कर दिए हैं और उससे किसी से मेरी बात हुई, उसने कहा नहीं ये टारगेट है और जो वहां की नगर निगम जैसे लखनऊ में भी इन लोगों ने उसको एक रेवेन्यू उसमें डाल लिया है कि मतलब हमारा टोटल खर्चा अगर 100 रुपया होगा तो 20 रुपया जुर्माने से लाएंगे। मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं कि ये कौन सी मतलब आप नया वो बना रहे हैं, क्योंकि जब हमें बेड नहीं मिला था तो आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं हुआ था, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिली थी तो आपने मुझे कॉम्पनसेट नहीं किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट में मास्क नहीं पहनना, मान लीजिए गाड़ी वाले को आप ऊपर जुर्माना लगा दीजिए, एक आदमी पटरी पे चला जा रहा है पैदल, देखने से लग रहा है कि वो शायद स्कूटर नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसके ऊपर भी जाके एक पर्ची काट दे रहे हैं। ज्यादा कार वाले पे काट रहे हैं क्योंकि उससे तो पैसा तुरंत मिल जाएगा, गाड़ी का नंबर है। ये जुर्माना एज अ रेवेन्यू आप कब से करने लगे, ये थोड़ा मैं आलोक जी आपसे समझना चाहूंगा। नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल इसका जवाब है, क्योंकि ये आपदा में अवसर जो है वो इसी को कह सकते हैं आप कि ये जुर्माना एक तरीका निकाल लिया है कि भाई अब जुर्माने को भी, क्योंकि जुर्माना होता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का शायद आपको पता ही होगा या जितने भी जुर्माने वाले डिपार्टमेंट हैं, एलडीए है, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, इनमें जो अफसर होते हैं इनके एक तरह के टारगेट तय होते हैं कि आपको कितने चालान काटने हैं। आपको महीने के अंत में अक्सर चौराहों पे ट्रैफिक सिपाही ज्यादा सक्रिय दिखते हैं क्योंकि उन्हें अपने टारगेट पूरे करने होते हैं। तो ये जो टारगेट पूरे करने, त्योहारों के आसपास भी हाँ, तो इसका अर्थ यह है कि जो ट्रैफिक का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना है उसका उद्देश्य ट्रैफिक को सही तरीके से चलाना या रेगुलेट करना कम और वसूली करना ज्यादा हो गया है। और यही फिर आगे चल के इस तरह की प्रवृत्ति को जन्म देता है कि वो आप रेलवे में जो टिकट चेकर हैं वो भी, उनका भी टारगेट हो जाता है कि आपने कितने बेटिकट पकड़े। भाई सब लोगों को टिकट खरीदवा के चलाने की आदत डालने के बजाय कितने बेटिकट पकड़े, अगर इससे आपकी तरक्की का हिसाब लगेगा तो फिर मुश्किल होती जाती है। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन मैं इस वक्त एक सवाल मैं प्रोफेसर अरुण कुमार से पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक पूरी दुनिया में बड़ी भारी डिबेट चल रही है और बड़ी भारी दुविधा की स्थिति है। एक तरफ कहा जा रहा है साहब ये पेट्रोल का दाम, जो क्रूड का दाम है, ये महंगा हो रहा है, जो ये बड़ा संकट पैदा करेगा। आईएमएफ ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है उसमें भी उन्होंने बहुत हल्के से इशारा किया है भारत के लिए। उन्होंने कहा है भारत में तो आप देख ही रहे हैं, धूम मची हुई है कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से भारत ग्रो करेगा, ये प्रेडिक्शन आ गया है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि जो
क्रूड का दाम है या पेट्रोल डीजल का फ्यूल का दाम है, इसका जो असर है वो कम होगा लेकिन सिग्निफिकेंट है। और अगर आप इसको नजरअंदाज करते हैं तो उसके लिए उन्होंने फूल हार्डी शब्द का इस्तेमाल किया है। फूल हार्डी, मैंने तो डिक्शनरी में कल पहली बार ही देखा कि फूल हार्डी का अर्थ क्या होता है। मुझे लगा फूल हार्डी मतलब मूर्खतापूर्ण, लेकिन उसमें दुस्साहसी है कि ये दुस्साहस, अगर आप इस वक्त इस पेट्रोल डीजल की कीमत को एड्रेस नहीं करते हैं तो आप एक तरह से इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ का खतरा उठा रहे होंगे, ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में एक और स्कूल खड़ा हुआ है जिसका कहना है कि अब लोगों को महंगाई के साथ जीने की आदत डालनी होगी। महंगाई अब एक रियलिटी है, क्योंकि अगर महंगाई को कम करने की कोशिश की गई तो उससे इंडस्ट्री को इफेक्ट आएगा, उससे फिर एम्प्लॉयमेंट को भी इफेक्ट आ सकता है, और इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने की जितनी कोशिशें चल रही हैं वो सारी डिरेल हो सकती हैं। ये दो तरह की जो परिस्थितियां हैं, दो डिमांड्स हैं, इनके बीच जो बड़ी दुविधा खड़ी हो रही है, इससे आप निकलने का रास्ता कैसे दिखाते हैं? देखिए, ये जो पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल है, ये इस पे इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स सब व्यक्तियों पे पड़ता है। तो इससे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ये सब व्यक्तियों पे और जितना प्रोडक्शन है उस पे पड़ेगा। जैसे बिजली का दाम बढ़ गया, कोल का दाम बढ़ गया, आपके जो ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ गया, तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो जैसे कि पहले भी आप लोगों ने कहा कि अगर एक तरफ आमदनी कम हो गई, दूसरी तरफ महंगाई ज्यादा हो गई, तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था की रिकवरी है वो उसमें असर पड़ेगा। तो हमारे यहाँ इस समय जो पेट्रोल डीजल है उस पर करीब 130% टैक्स है। जो बुनियादी जो मतलब कॉस्ट है वो 42 रुपए करीब है, और जो माल बिक रहा है वो जो बिक रहा है 105-110 रुपए का, तो 130% का टैक्स है। तो ये बहुत ज्यादा टैक्स इस पे लगा दिया है, क्योंकि ये कैश काउ समझा जाता है कि बाकी जगह से टैक्स इतना आएगा नहीं, तो यहाँ से हम टैक्स उठा लेंगे। तो इसी में सेंटर ने भी और स्टेट ने दोनों ने अपना जो टैक्स बढ़ा के रखा हुआ है, लेकिन सेंटर की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है, क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा टैक्स सोर्सेज हैं। उसको इनकम टैक्स भी मिलता है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी मिलता है, कस्टम ड्यूटी भी मिलता है, जबकि जो स्टेट्स हैं उनके पास सिर्फ जीएसटी है और फिर बाकी ये जो उनका वैट है। तो सेंटर अपना अगर जो टैक्स कलेक्शन है वो 32 रुपए से घटा के 10 रुपए या 12 रुपए कर दे, तो एकदम से दाम 20 रुपए गिर जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे आपका रेवेन्यू कम हुआ तो फिर आप दूसरी जगह से रेवेन्यू उठाइए। कहाँ से रेवेन्यू उठा सकते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस से। तो इस समय कॉर्पोरेट सेक्टर का स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बन रहा है, तो वहां पे अगर जो आप ट्रांजैक्शन पे अगर टैक्स लगा दें, या कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो कटौती की थी टैक्स की आपने 2019 में, वो आप जब बदल दें तो उससे आप काफी पैसा उठा सकते हैं इस समय। तो यहाँ पे भरपाई करने की जगह वहां, इसीलिए उन्होंने कहा ये फूल हार्डी है कि मतलब जिस सोर्स से आपको पैसा उठाना चाहिए जिससे कि डिमांड पे असर ना पड़े, उसको आप न करके आप उस चीज कर रहे हैं जहां से डिमांड पे असर पड़ रहा है। तो इसलिए एक तरह से फूल हार्डी है कि आप इसका करें। दूसरी बात यह है कि दुनिया में इन्फ्लेशन इस समय आपने जिक्र किया, वो इसलिए है क्योंकि जो चाइना है वहां पे सप्लाई बॉटलनेक्स बहुत हो गए हैं, वहां से जो पोर्ट्स हैं वहां से सामान निकल नहीं पा रहा है। दूसरा ये है कि जब कंटेनर का शॉर्टेज हो गया है तो वो सप्लाई बॉटलनेक्स बहुत सारे आ गए हैं। तीसरी बात यह कि रिकवरी इस समय जैसे जैसे यूरोप में और चाइना में अमेरिका में हुई है तो कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। तो जो कमोडिटीज की जो डिमांड बढ़ी है तो उससे कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। उसमें पेट्रोलियम गुड्स तो एक ही हैं और मेटल के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जब ये दाम बढ़ेंगे तो उससे इन्फ्लेशन तेज होगा। पर दूसरी तरफ जैसे भारत में हमने देखा कि वेज बिल तो कम हो गया है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने प्राइसिंग पावर उनकी बढ़ गई है। जो बिजनेस है उसकी प्राइसिंग पावर बढ़ गई है, वो अपना दाम बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ा सकता है? क्योंकि डिमांड उसकी तरफ शिफ्ट हो गई है। असंगठित क्षेत्र पिट रहा है तो डिमांड आ गई है, तो डिमांड आने से आपकी प्राइसिंग पावर बढ़ जाती है, आपकी मोनोपोली पावर बढ़ जाती है। तो आप जो हालांकि आपका जो कॉस्ट कम हो गया है पर आप दाम बढ़ा रहे हैं, इसीलिए प्रॉफिट बढ़ गया है, क्योंकि जो प्राइस में और जो आपका जो कॉस्ट है उसके बीच का अंतर बढ़ गया है। तो ये जो एक मोनोपोली पावर जो बढ़ी है उसके चलते हुए ये देखा जा रहा है कि सब जगह दाम बढ़ रहे हैं। और ये कई जगह तो कहा गया कि ये टेम्पररी है, लेकिन मेरा मानना है हमारे यहाँ तो ये एक तरह से परमानेंट सा हो गया है, क्योंकि जब एनर्जी के दाम बढ़ेंगे तो सब चीजों में फीड करेंगे। तो हमारे यहाँ वो टेम्पररी नहीं है, जबकि अमेरिका वगैरह में कहा गया कि ये तो टेम्पररी फिनोमेना है, क्योंकि सप्लाई बॉटल है, वो सप्लाई बॉटल खत्म हो जाएंगे तो वो दाम फिर ठीक होने लगेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे यहाँ की परिस्थिति बाकी जगह से अलग है। अमेरिका में असंगठित क्षेत्र इतना नहीं है, हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। और असंगठित क्षेत्र का मतलब ये है कि वो बार्गेन नहीं कर सकता हायर इनकम के लिए, हायर वेज के लिए, तो वो जल्दी पिट जाता है और वहीं पे डिमांड सबसे ज्यादा कम होती है।
तो इसलिए उसका असर अर्थव्यवस्था पे ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे यहाँ स्थिति, हम उसको अमेरिका की स्थिति से कंपेयर नहीं कर सकते, जहां पे कि उन्होंने गरीब आदमी को बहुत सपोर्ट दिया। $75,000 से कम जो कमाते थे, जो मतलब उनकी गरीबी रेखा से बहुत ज्यादा ऊपर है, सबको सपोर्ट मिली। हमारे यहाँ तो जो गरीबी की रेखा है ना, वो तो और आगे चली गई है, और जो लोग उसके नीचे आ गए हैं। तो जैसे कि बताया गया पहले की करीब 90% लोग कह रहे हैं कि उनकी आमदनी गिर गई है। जब आमदनी गिरेगी तो अपने आप गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और ये बताया गया कि 23 करोड़ लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। पहले 22 करोड़ थे, तो अभी नहीं करीब करीब 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए, तो उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। तो कुल मिला के स्थिति जो हमारी है और जो अमेरिका की, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हमको अपने तरह से जो चलना पड़ेगा, और ये जो पेट्रोलियम गुड्स के प्राइसेस हैं उनको तो घटाना बहुत जरूरी है, और नहीं तो इसकी मार तो हर एक आदमी की जेब पे पड़ेगी, और खासकर गरीब आदमी। जी अखिलेश भार्गव साहब, मैं आपसे जल्दी से दो चीजें समझ लूं। अभी भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट ये है कि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो काला धन होता है। मतलब अगर हम कैश में कुछ लेन देन कर रहे हैं या छोटा ही मोटा, तो भाई ये सब ब्लैक मार्केट है। मुझे लगता है एक तो थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर दीजिए कि भाई कैश ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं कि काला धन हो। वो एक हमारे दिमाग में है कि सारा कैश ट्रांजैक्शन इज अ काला धन। दूसरा, ये जो वेलफेयर स्टेट की बात है, ये आप जो जिस समाज में मैं रहता हूं, वो मेरे बहुत से दोस्त मित्र हैं जिनका गांव से संबंध है। वो कहते हैं कि एट आवर कॉस्ट इनको फ्री में राशन मिल रहा है, हम टैक्स पेयर्स मनी। तो वो एक लिमिटेड लोग जो शहर में रहते हैं, जिनको शायद उतना वो समझ नहीं पा रहे हैं इकोनॉमी को, उनको लगता है कि मेरे टैक्स के पैसे से वो उनको फ्री में राशन मिल रहा है। ये दो जरा चीजों को आप ठीक से अगर समझा दें हमारे दर्शकों को। एक तो सारा कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट ब्लैक मनी, और दूसरा मेरे टैक्स के पैसे से फ्री में राशन मिल रहा है। ये दो जो मिथ है। आनंद जी, बिफोर आई कम टू दोज, आपने एक बहुत बढ़िया इशू रेस किया था, विच इज जुर्माना इकोनॉमी। वो जो जुर्माना इकोनॉमी आपने यानी कोविड के यानी नॉन मास्क वेयरिंग लोगों से लेने की बात की, वो ना छोटे उद्योगपति, छोटे कारोबारियों के लिए भी एक बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है, अंडर कॉर्पोरेट लॉज, अंडर इनकम टैक्स लॉज। ऐसे कई वायलेशंस हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में, कंपनीज एक्ट में, जहां पे जो कंपनी का साइज है, टर्नओवर है, बहुत ही छोटा है, कोई टेक्निकल वायलेशन यानी अनइंटेंशनली हो गया है, वो जानबूझ के नहीं किया गया है, जिससे उस बिजनेसमैन या टैक्स पेयर को कोई फायदा भी नहीं हुआ है उस वायलेशन से। और तो भी जो पेनल्टी लगती है वो इतनी भारी है कि हमने देखा है कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो ये जो यानी जुर्माना इकोनॉमी है, वो इट इज नॉट जस्ट टू डू विद कोविड, कई सालों से ये चल रही है, जहां पे कोई भी वायलेशन आप कीजिए, अनइंटेंशनल वायलेशन जिसमें आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ है, टेक्निकल वायलेशन, लेकिन जो पेनल्टी की मार पड़ती है ऑन अ डेली बेसिस जो चलती है और जो कंपाउंड होती रहती है, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन की तलवार जो दिखाई जाती है टैक्स पेयर को या कंपनी वाले को, जिसके कारण बड़ी बड़ी रकमें आज अंडर पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन कंपाउंडिंग फीस ली जा रही है, वो एक हमारे सिस्टम में एक यानी रूल बन गई है, और उससे द अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर पे बहुत भारी एडवर्स इफेक्ट हुआ है। वो तो खैर जुर्माना इकोनॉमी आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा लिया था, आई थॉट आई विल टॉक अबाउट इट। आपने जो कैश इकोनॉमी की बात की, ऑल कैश इज नॉट ब्लैक, ये हकीकत है। आप देखिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट अ टैक्सेबल सेक्टर, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर के ट्रांजैक्शंस अभी भी कैश में होते हैं, और वहां पे तो ब्लैक मनी माना नहीं जा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट अ टैक्सेबल इनकम, यानी वो टैक्स के क्लचेस से बाहर है। तो एक तो वो हमारे वर्ग हो गया, वो सेगमेंट हो गया इकोनॉमी का, वो एक हमारे पॉपुलेशन का सेगमेंट हुआ, कंप्लीट एग्रीकल्चर सेगमेंट जिसपे टैक्स नहीं लगता है, तो आप उस कैश ट्रांजैक्शन को ब्लैक मनी नहीं कह सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उसमें भी कैश ट्रांजैक्शन होने हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो व्यापारी है या जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, उसकी इनकम ही इतनी कम है कि शायद ही कैन नॉट हैंडल बैंकिंग, तो उसके भी ट्रांजैक्शंस होने ही वाले हैं कैश में, और वो जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो टैक्सेबल नहीं है, तो वो भी ब्लैक मनी नहीं हो सकता है। तो ये जो ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया तो ट्रांजैक्शन ब्लैक मनी हो गया, वो बिल्कुल गलत है। द प्रॉब्लम इज इट सूट्स द गवर्नमेंट को सूट
इसलिए करता है कि आप किसी भी कैश ट्रांजैक्शन को अगर ब्लैक मनी का रंग दे देते हैं तो उनको पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन और आपसे जुर्माना कलेक्ट करने के एक बड़े बड़े प्रोविजन और प्रावधान लग गए हैं। तो इट इज रॉन्ग टू थिंक कि कैश, ऑल कैश इज ब्लैक। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, सरकार कई बार कहती है कि इंडिया में कैश इन सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप जीडीपी के कंपैरिजन में कैश इन सर्कुलेशन देखें तो जापान एज एन इकोनॉमी हैज गॉट मोर कैश इन सर्कुलेशन इन इंडिया, और स्विट्जरलैंड का भी यही हाल है। तो इंडिया में जो कैश इन सर्कुलेशन है और जिसपे इन्होंने ब्लैक मनी की एक तोहमत लगा रखी है, इट इज एक्चुअली जमीनी हालत से कहीं दूर है, लीगल सिचुएशन से बहुत दूर है। अगर हमारा इनफॉर्मल सेक्टर नॉन टैक्सेबल में आता है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नॉन टैक्सेबल में आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर नॉन टैक्सेबल में आता है, तो उनके ट्रांजैक्शन को आप कहां से ब्लैक कह सकते हैं? लेकिन इट सूट्स द गवर्नमेंट, क्योंकि जितने ट्रांजैक्शन को आप ब्लैक मनी का कलर लगा देंगे उतना इनको उम्मीद है कि कर और जुर्माना दोनों इकट्ठा करेंगे। आपने जहां तक की वेलफेयर स्टेट की बात की, जो दूसरा मुद्दा आपने उठाया, हाँ ये बात जरूर है कि हम एटलीस्ट, हम जो इकोनॉमिस्ट लेवल के लोग हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये मानते हैं कि एवरी पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट हैज टू लिव विद इन इट्स मीन्स। और ये जो बियॉन्ड द मीन्स लिविंग है और किसी सेक्शन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट या सब्सिडी देने की चाल चल रही है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ वोट्स, I don't think it will last very long and it is not good for the economy. Yes, we do need that section of society to be supported, but इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी प्रकार की सब्सिडीज या जिस तरीके से फ्रीबीज बांटी जाती हैं आप वो करें। तो I think it is not prudent, लेकिन politically तो of course it suits all the parties. जी, मैं अरुण भाई साहब आपसे एक चीज, प्रोफेसर साहब आपसे समझ लो, एक अजीब सी स्थिति हो गई है। आपने जैसा बताया ना कि बीपीएल 22 करोड़ थे, अब 50 करोड़ हो गए हैं। माइग्रेंट लेबर की बड़ी दुर्दशा है। जो ये माइग्रेंट लेबर थे वो वापस गांव आए थे, मेरे गांव में भी, मैं जहां से आता हूं। फिर गांव में तो कुछ है नहीं, उसमें से कुछ फिर वापस शहर चले गए, शहर में भी कुछ नहीं है। इन लोगों का क्या होगा, आपको क्या लगता है? मतलब वेयर ऑल ऑफ देम आर लीडिंग टू, क्योंकि कुछ गांव में रह गए हैं, गांव में भी कुछ नहीं करने को है, कुछ शहर वापस गए हैं, वहां पे भी कोई ऐसा नहीं मिल रहा है इनको काम। देखिए, दो तीन चीजें हैं, जल्दी से मैं कह दूं। ये जो ब्लैक मीन्स कैश, इसी के आधार पे डिमोनेटाइजेशन किया गया था कि अगर जब ब्लैक मीन्स कैश, तो कैश को हम निकाल देंगे तो ब्लैक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि ब्लैक में एक फ्लो होता है और एक स्टॉक होता है। यानी कि पहले आप काम करते हैं, काम से आप आमदनी कमाते हैं, आमदनी जो कमाई तो उसका आप खर्चा करके कंजम्पशन करते हैं, उसमें जो बचा वो आपकी सेविंग हो गई। सेविंग को आप इन्वेस्ट करते हैं उससे रिटर्न लेने के लिए, तो वो आपकी वेल्थ हो गई। तो यानी कि पहले आपकी इनकम, फिर कंजम्पशन, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट और वेल्थ। तो ब्लैक मीन्स कैश का मतलब कि आप वेल्थ के ऊपर असर डाल रहे हैं, आप जो इनकम फ्लो है ब्लैक इनकम, उसके ऊपर असर नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि ब्लैक इनकम कैसे कमाई जाती है? वो अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग के जरिए से कमाई जाती है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, अगर वो 50 पेशेंट्स को देख रहा है और सिर्फ 20 की आमदनी दिखा रहा है, तो 30 की जो आमदनी मिली वो ब्लैक हो गई, तो ये अंडर इन्वॉइसिंग हो गया। उसी तरह जो बिजनेसमैन है वो अपना रेवेन्यू को कम दिखाता है और जो अपने खर्चे ज्यादा दिखाता है, तो अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ रेवेन्यू एंड ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ कॉस्ट, तो उसके जरिए करता है। तो वो प्रोसेस तो रुकेगा नहीं। तो इसलिए ब्लैक डज नॉट मीन कैश एज फार एज द ब्लैक इनकम जनरेशन इज कंसर्न। और जो ब्लैक अगर आपका कैश है भी, तो कैश जो टोटल ब्लैक वेल्थ है उसका सिर्फ 1% होता है। यानी 400 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक वेल्थ में ज्यादा से 3 से 4 लाख करोड़ आपका ब्लैक कैश था। तो अगर आप वो 3 से 4 लाख करोड़ रुपए कैश निकाल भी सकते थे तो उसका कोई असर नहीं होने वाला था टोटल ब्लैक वेल्थ पे। तो इसलिए जब आरबीआई, तो उसमें भी बताया उन्होंने कि 99.3% तो वापस आ गया था पैसा। यानी कि जो ब्लैक कैश है वो 3 से 4 लाख करोड़ रुपया वो भी नहीं गया। तो यानी कि ब्लैक डज नॉट मीन कैश, इज ओनली अप्लाइज अबाउट एज फार एज द वेल्थ इज कंसर्न, और एज फार एज इनकम इज कंसर्न वहां पे ब्लैक डज नॉट मीन कैश, क्योंकि जरिए उसके बहुत सारे होते हैं ब्लैक इनकम जनरेट करने के। तो पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने पूछा कि जो गरीब आदमी को दिया जाता है तो उससे जो टैक्स पेयर उसको लगता है कि जो हम तो उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो ये तो हम अपने भले के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर वहां पे डिमांड कम हो गई, वहां पे गरीबी बढ़ गई, तो सोशल और पॉलिटिकल एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसीलिए जब वर्ल्ड बैंक ने कहा था 1987 में कि हमें पता है कि हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं उससे गरीबी बढ़ सकती है और पीपल विल फॉल बिलो द सेफ्टी नेट, तो एक सेफ्टी नेट की जरूरत है। तो जो हमने किया ये जो कि मतलब गरीबों को खाना देना, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये सारे सेफ्टी नेट डिवाइसेस हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ये तो हम कैपिटलिज्म के भले के लिए कर रहे हैं।
जिससे कि कैपिटलिज्म कोलैप्स न कर जाए, वहां पे सोशल पॉलिटिकल एक्सप्लोजन ना हो। और इसीलिए जो अमीर लोग हैं, जैसे कि जॉर्ज सोरोस हैं, वॉरेन बुफे हैं, उन्होंने कहा कि जो मेरे जो टैक्स रेट है वो मेरी सेक्रेटरी से कम है, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे डिडक्शन कंसेशन मिल जाते हैं, तो मैं तो बहुत कम जो टैक्स रेट देता हूं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रिच शुड पे मोर टैक्सेस, है ना। ये एक मूव चला था 2012 में, तो उसको उन्होंने सपोर्ट किया था इटालियन रिच ने, फ्रेंच रिच ने और जर्मन रिच ने। लेकिन इंडिया में हमारे रिच ने उसको सपोर्ट नहीं किया कि हमें ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। और ये देखिए सिचुएशन इतनी खराब हो रही है इसमें, जो असमानता बढ़ रही है, जिससे डिमांड कम हो रही है, कि अभी 2015 से वर्ल्ड बैंक ने कहना शुरू किया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि जो टैक्स पेयर जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम करेगा तो हर एक को आमदनी मिलेगी, गरीब आदमी को एक बैठे बैठाए पैसा मिलेगा, है ना। तो वो तो कैपिटलिज्म के भले के लिए कर रहे हैं, है ना। वो कैपिटलिज्म के कोई ऐसा नहीं कि वो मतलब जो लोग पहले इसके अपोज थे, वर्ल्ड बैंक कभी सब्सिडी को सपोर्ट नहीं करता था, पर लेकिन वो आज यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहा है। पर मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के खिलाफ हूं। मैं इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि इसका मतलब है कि वर्क नहीं मिलेगा तो डिग्निटी नहीं मिलेगी। तो फ्री में कैश नहीं देना चाहिए, जो हम पैसा देने वाले हैं उससे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से वर्कर को डिग्निटी मिलेगी। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि हमें जो इसको एक वाइडर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि कैपिटलिज्म का क्या डायरेक्शन है। तो वेलफेयरिज्म जो है वो कैपिटलिज्म के भले के लिए ही है। वो इसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो अमीर आदमी दे रहा है तो गरीब आदमी को मिल रहा है और उससे गरीब आदमी को सब्सिडी मिल रही है तो कुछ गड़बड़ है। पर हाँ, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, हमें प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। तो अभी तक हुआ क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट को टारगेट किया है, ना कि एम्प्लॉयमेंट को। और जो इन्वेस्टमेंट है वो संगठित क्षेत्र में जा रहा है, और जब संगठित क्षेत्र में जाता है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता नहीं, क्योंकि ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें ये करना है कि हमें एम्प्लॉयमेंट को टारगेट करना है, हमें वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है जिससे कि सबको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दैट शुड बी आवर एम रादर देन टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट। और यही बात आपके जो माइग्रेशन वाली बात से जुड़ी हुई है, क्योंकि माइग्रेशन गांव से शहर में क्यों हुआ? क्योंकि गांव में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया। 80% इन्वेस्टमेंट तो शहरों में हो रहा है, 20% इन्वेस्टमेंट वहां पे हो रहा है। तो जो हमारे 30% लोग अर्बन एरियाज में जो हैं, वो उनको जो 80% इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, और जो 70% लोग गांव में हैं उनको सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो अपने आप वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन खत्म हो गया, तो लोग पलायन करके शहर में आने लगे। अब जब यहाँ पे लॉकडाउन में परेशानी हुई तो माइग्रेट करके वापस गए हैं, लेकिन वहां पे अभी भी इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा, तो उनको वहां पे अभी भी जॉब नहीं मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो गया शहरों में, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिर गया है और दूसरी तरफ ऑटोमेशन चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, डिमांड शिफ्ट कर गई लोकल शॉप से आपके जो ये ई कॉमर्स की तरफ। तो ई कॉमर्स तो बहुत ही ऑटोमेटेड है। जो अगर आप देख लें वॉलमार्ट के या जो बाकी अमेजोन के जो वेयर हाउसेज है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। तो वहां पे तो एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेशन होगा नहीं, जो शॉप्स है वहां पे एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये स्थिति और बिगड़ने वाली है। तो इसीलिए हमको अपना जो डेवलपमेंट पैराडाइम है उसको दोबारा रीथिंक करना है। और मैंने अपनी इसलिए किताब में डिस्कस किया है कि इस समय एक न्यू नॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं, जहां पे बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी और जो लोग माइग्रेट करके गए वो परेशानी में रहेंगे। और इसीलिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की जो डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कुल मिला के हमें अपनी नीतियों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि किस नीति पे हम चले जिससे सबको रोजगार मिले और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जिससे इकोनॉमी हेल्दी लेवल पे आ सके। जी, आलोक जोशी साहब, एक जल्दी से आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूं। अभी एक हंगर इंडेक्स वाला आया है, उसमें 101 नंबर पे हिंदुस्तान है, बहुत से लोगों का अपना है। बांग्लादेश के बारे में कहा जा रहा है कि हमसे बहुत से पैरामीटर्स में हमसे आगे है, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, सेक्स रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। मैं आलोक जोशी साहब सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, ये इश्यू ऑफ गवर्नेंस है या जैसा हमारे मंत्री जी कहती हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है? ये क्यों, ये सारा कुछ खराब गवर्नेंस है, खराब मैनेजमेंट है कि एक्ट ऑफ गॉड है? भाई अब हो गया तो अब क्या करें? देखिए, एक्ट ऑफ गॉड का जहां तक सवाल है, और आपने बहुत अच्छा नाम ले दिया है, बहुत समय तक लोग ये कहते रहे साहब बांग्लादेश के बारे में क्या बात करनी। बांग्लादेश एक्ट ऑफ गॉड के मामले में भारत से बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली देश है। प्राकृतिक परिस्थितियां जितनी विपरीत वहां हैं उतनी भारत के बहुत कम हिस्सों में होंगी। इसके बावजूद आबादी भी उनकी हमारे मुकाबले कम है, लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जितने जितने कष्ट, जितनी तकलीफ आपको हो सकती है वो सब बांग्लादेश को हमसे ज्यादा है।
इसके बावजूद अगर वो इस मुसीबत से निकल के आया है, उसने अपनी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाई है इस हंगर इंडेक्स में। जिस हंगर इंडेक्स के बारे में एक बात साफ कर दूं, कल हमारे एक मित्र थे, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बात कहा कि साफ करनी जरूरी है कि हंगर इंडेक्स का ये अर्थ नहीं है कि यहाँ लोग भूखे बहुत ज्यादा है। इसका अर्थ है लोगों को खाना मिल रहा है लेकिन उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। और हमारे यहाँ अगर बांग्लादेश से कम इस पे आते हैं कई पैरामीटर्स पे, उसकी एक बड़ी वजह जो अभी प्रोफेसर अरुण कुमार ने आपको बताई कि हमारे यहाँ जो इनकम की डिस्पैरिटी है ये इतनी भयानक हो गई है। ये जितना ज्यादा हमारा कैपिटल एक जगह एक्यूमुलेट हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, कि कुछ ही परिवारों के हाथों में, कुछ कंपनियों के हाथों में देश की सारी संपत्ति जमा होती जा रही है और दिनों दिन वो बढ़ रहा है। उसकी वजह है कि ज्यादातर लोग ऐसे होते जा रहे हैं। पॉवर्टी की रेखा या ये तो जो सिद्धांत हैं वो अलग हैं। आपने कुछ देर पहले मजाक में कहा था कि साहब जो कार में घूमता है वो अपने को आम आदमी कहता है। दरअसल सच बात यह है कि जितना मिडिल क्लास है, जिसको मिडिल क्लास माना जाता है, और आधुनिक अर्थशास्त्र में मिडिल क्लास को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि मिडिल क्लास बहुत सारे शॉक से अब्जॉर्ब करता है इकोनॉमी पर आने वाले, और उसकी वजह से इकोनॉमी में तरह तरह के डिसबैलेंसेस या डिस्टर्बेंसेस बच जाते हैं, और जो एक तरह का झगड़ा हो सकता है जो अमीर गरीब के बीच, उसको रोकने का या टालने का काम करता है मिडिल क्लास। बहुत समय तक हम लोग इस बात पर खुश हुए हैं कि मिडिल क्लास में नीचे से लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा, ईमानदारी से कहूं तो, गरीब हो चुका है। वो गरीबों में शामिल है, वो भले ही कार में चल रहा हो। बड़े शहरों में कारों में रहने वाले, लाखों में तनख्वाह पाने वाले लोगों की जिंदगी देख लीजिए, वो किसी तरह से आप उसको मध्यवर्ग, अमीर तो छोड़ दीजिए, मध्यवर्गीय भी नहीं कह पाएंगे। तो इसीलिए ये जो आपका न्यूट्रिशन का लेवल आ रहा है वो बांग्लादेश के मुकाबले हमें कम दिख रहा है, और ये हमारे लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। और जो जैसा अभी प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि शायद हमको सबको अपने डेवलपमेंट मॉडल पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, गंभीरता से करना पड़ेगा। मैं भी अभी तक तो मैं अभिजीत बनर्जी की किताब पढ़ी मैंने, उनको नोबेल प्राइज मिला जिस चीज पर, भाई वो भी तो एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम की ही वकालत कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है दुनिया के सब इकोनॉमीज में कि अब हर आदमी के लिए काम होना संभव नहीं है। आज की तारीख में जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करिए तो सरकार क्या कहती है, दो बड़े इन्वेस्टमेंट गिनाती है कि साहब एप्पल की फैक्ट्री आ जाएगी और टेस्ला की फैक्ट्री आ जाएगी। टेस्ला वालों से कहा गया आप चीन से कार बना के मत भेजिए। टेस्ला के आने का अर्थ क्या होगा, इसकी कल्पना कीजिए। टेस्ला के आने के साथ ही केवल टेस्ला नहीं आ रहा है ना, उसके साथ ही अब ड्राइवरलेस कार आ जाएगी। और जिस दिन ड्राइवरलेस कार आ जाएगी उस दिन कितने ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे इस देश में। मेरे और आपके लिए शायद आराम हो जाए कि मैं खुद अपनी गाड़ी चलाता हूं, तब तो ये आराम है कि भाई मैं अपनी गाड़ी चलाने के बजाय उस समय थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, स्ट्रेस कम होगा। लेकिन वो ड्राइवर क्या करेगा जिसकी जिंदगी कार चलाने से या ट्रक चलाने से या टेम्पो चलाने से चलती है। तो आप टेक्नोलॉजी के साथ कितने सारे नए लोगों के बेरोजगार होने का रास्ता देख रहे हैं, और उसमें जो अरुण जी कह रहे हैं वो बहुत आवश्यक है कि उसके साथ डिग्निटी। आज की तारीख में तो आप कमाने वाले को, किसान को अगर फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देते हैं उस पर लोग सवाल उठाते हैं कि साहब ये टैक्स पेयर के पैसे से इनको क्यों दिया जा रहा है। कल को अगर लोगों को घर बैठे पैसा मिलने लगा, अकाउंट में आने लगा, तो और सवाल उठेंगे। तो ऐसे में जो हमारे लखनऊ शहर में नवाब आसफुद्दौला का फॉर्मूला था जिससे उन्होंने इमामबाड़ा बनवाया, लोगों से काम करवाया, उनको पैसा दिया, दूसरों से काम को पैसा दिया, उनसे वो इमारत गिरवाते थे, बनवाते थे। अकाल के समय में इस इलाके के लोगों को रोजगार देने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त मॉडल उस वक्त निकाला था। इसीलिए कहा जाता था जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। तो ये जो डिग्निटी का सवाल है आज प्रोफेसर अरुण कुमार उठा रहे हैं, ये नवाब के दिमाग में उस वक्त भी रहा होगा कि मेरी रियाया को घर बैठकर मुफ्त का खाने की आदत न पड़ जाए, उसे ये एहसास ना हो कि मुझे भीख दी जा रही है, मुफ्त का खाने को मिल रहा है, और वो मेरे सामने हाथ झुका के लेने ना आए। मेहनत करवा के उसको पैसा दूंगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहेगा, उसकी मेहनत करने की आदत भी रहेगी जो आगे कभी काम आएगी, और इन लोगों को काम भी मिल जाएगा, हमारी इकोनॉमी भी जगह पे रहेगी। तो ये मुझे लगता है कि वास्तव में ये बड़ा सवाल दुनिया के लेवल पर है, लेकिन दुनिया जो अपना करेगी, हमको अपने देश की सोचनी चाहिए कि हम क्या करेंगे। और इसके लिए मुझे जो तकलीफ हो रही है कहते हुए
कि मुझे कहीं कोई चिंता जी, किसी स्तर पे छिड़ गई है ये सोचने की। मैं अब अंतिम बस क्लोज करने से मेरी आवाज आ रही क्या? जी आ जी रही हाँ, है। जी हाँ। मेरी आवाज का शायद आ रही। अखिलेश जी, मैं बस क्लोज आपसे करना चाह रहा हूं। हाँ, एक बहुत बेसिक सी चीज के साथ क्लोज कर रहा हूं। मेरे हिसाब से रोजगार का सीधा संबंध लॉ एंड ऑर्डर से है, और अगर आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं तो आपका लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है। आपको क्या लगता है, एज एन इकोनॉमिस्ट या एज अ समवन हु अंडरस्टैंड्स इकोनॉमी, ये खतरा है देश के सामने? आनंद जी, खतरा तो जरूर है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, या कोई परिवार है जिसके 2 समझिए पढ़े लिखे बेटे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो बियॉन्ड अ पॉइंट तो कुछ और ही सोचेगा ना। और जब फिर ये सोचेगा कि शायद ये बेरोजगारी ना होती अगर गवर्नेंस ज्यादा अच्छा होता, और हमें झूठा कहा जा रहा है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो शायद वो एक आक्रोश तो और भी बढ़ेगा। तो आई वुड अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। और ये हमेशा देखा गया है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन डावाडोल हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो इट हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।